कि भारत में मौर्य सत्ता के बाद किस प्रकार की सत्ता आई। जैसा कि आपने पिछली कक्षा इतिहास के अंतर्गत देखा है कि मौर्य सत्ता के बाद भारत में शुंग आए, शुंग के बाद कण्व आए और उसके बाद सिमुक जो है अपने सत्ता को उत्तर भारत में समाप्त करके वीरता का प्रदर्शन किया और दक्षिण भारत सत्ता को लेकर चला गया। लेकिन उत्तर भारत ऐसा नहीं है कि खाली स्थान ऐसे ही रहा, बल्कि इतिहास में कुछ दिन तक 300 BC से लेकर, कुछ लोग कहता है कि 300 BC से लेकर और लगभग 300 AD तक का काल अंधकाल कहा जाता है। इसको लोग कई बार अंध युग के नाम से जानता है, जो गलत है। कोई युग अंध युग नहीं होता, एक ध्यान रखेंगे। हम अगर कहें कि प्रकाश का समय और अप्रकाश का समय उचित नहीं है। अप्रकाश का समय रात्रि का समय होता है और रात्रि को अंधेरा नहीं कहते हैं, रिलैक्स टाइम कहते हैं, आराम का समय, कार्य का समय, आराम का समय। तो परिभाषित करने का पॉजिटिव तरीका होना चाहिए। हमारे पहले के इतिहासकारों में पॉजिटिव चीजें नहीं थी, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों में पॉजिटिव चीजें आ गई है और इस काल को लोग ट्रेड एज के नाम से पुकारना शुरू कर दिया है, यानी कि व्यापार युग इसको कहना शुरू कर दिया है। तो इस व्यापार काल में आखिर व्यापार के बढ़ने का कारण क्या था, क्यों व्यापार जो है मजबूत हुआ भारत में। तो ड्यू टू जो विदेशी आक्रांता थे, उन्होंने जो आक्रमण किया और भारत के बहुत सारे विलासप्रिय चीज को ले गए। यह विदेशी लोग देखा तो उस वस्तुओं के प्रति आकर्षित हुआ और वही आकर्षण भारतीय व्यापार को इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ पाया। हालांकि आपको बता दें कि अगर ये पूछे कि सबसे पहले भारत के इतिहास में कब इंटरनेशनल ट्रेड का प्रमाण मिलता है, तो निश्चित ही रूप से आपका काल उत्तर होना चाहिए हड़प्पा का। सबसे पहले जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है इसी के समय दिखाई पड़ता है। तो प्रश्न के अनुसार उत्तर बदलते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये कहे कि भारत का प्रमाणित रूप से इंटरनेशनल ट्रेड का प्रमाण कब मिला है, तो ये आपका उत्तर होगा हड़प्पा काल। लेकिन अगर ये पूछे कि मैच्योर इंटरनेशनल ट्रेड कब से कब तक था, ट्रेड, तो ध्यान रखेंगे 300 BC से लेकर और आपके 300 AD तक का काल जो है वो मैच्योर इंटरनेशनल ट्रेड एज के रूप में जाना जाता है। यानी काफी विकसित समय था अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए। व्यापार कब से अंतरराष्ट्रीय प्रमाण शुरुआत होता है, हड़प्पा काल से। क्वेश्चन बदल दे कि सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विकास भारत में कब हुआ, 300 BC से 300 AD के समय में। अब पूछता है कि क्या कारण था कि इस समय में व्यापार सबसे ज्यादा हुआ, कुछ कारण तो रहा होगा। दूसरा पूछता है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया। तो मैं आपको बता दूं कि प्रमाणित रूप से पहले भी किए होंगे, लेकिन एक था व्यक्ति जिसका नाम था दारा प्रथम। इसको हम लोग दरवहु प्रथम भी कहते हैं, दखहु नहीं है, दरवहु, इसको दरवहु प्रथम भी कहते हैं या डेरियस प्रथम भी कहते हैं। इसके कई नाम आए हुए हैं, आपको बता दें। अलग अलग किताबों में जो है अलग अलग नाम इसके आए हुए हैं, तो उसको डेरियस प्रथम भी कहते हैं। और एक ध्यान रखेंगे, ये जो शासक था वो ईरान का रहने वाला था। ईरान को ही हम लोग फारस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक ही व्यक्ति है, ये अलग व्यक्ति नहीं है। और भारत पर जो आक्रमण किया था ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। ये पूछता है कि दरवहु प्रथम जो भारत में आक्रमण किया था वो कब किया था, तो निश्चित रूप से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया था। और ध्यान रखेंगे इसका प्रमाण भी भारत में मिलता है कि उसने कब आक्रमण किया था। प्रमाण के अंतर्गत हम देखेंगे आता है कि राष्ट्रपति अपने मुद्रा सहित अधोहस्ताक्षरित अधिपत्र द्वारा करेगा, यानी मुद्रा सहित, मोहर सहित हस्ताक्षर युक्त आधिकारिक पत्र के द्वारा करेगा, नियुक्त राष्ट्रपति कर। वहां मुद्रा माने क्या है, सिल, स्टैम्प, यानी मुहर। मुहर माने पैसा नहीं, मुहर माने स्टैम्प। तो इस ढंग से हड़प्पा सभ्यता में भी मुहर मिला है।
लेकिन वो मुहर क्वाइन नहीं था। एक ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वाइन अगर सबसे पहले मिलता है सिक्का तो ये सिगलोई है, और वो सिक्का यही दरवाहू प्रथम का मिलता है जो दारा प्रथम है। लेकिन वो भारत से आक्रमण करके और कुछ जो है पश्चिमी प्रांत पर अधिकार करके यहाँ से वापस लौट गया। लेकिन जब आप देखेंगे कि सिस्टमेटिक भारत में जो है व्यापार कैसे हुआ, इसके समय में तो स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन सिस्टमेटिक व्यापार जब होना शुरू हुआ तो वह समय था आपका सिकंदर के जब सेनापति ने आक्रमण करना शुरू किया सेल्यूकस ने। उसके बाद सेल्यूकस जो है आक्रमण किया, भले ही भारत के किसी क्षेत्र पर उसके अधिकार नहीं रहे और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित हो गया, ये सभी जानते होंगे। लेकिन जब भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर महान, जो यूनान का रहने वाला था, केवल सिकंदर कहना चाहिए, लेकिन पता नहीं अपने इतिहासकारों में क्या है कि विदेशी लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं। अभी भी देखे होंगे छोटे बच्चों में, हम लोगों के घरों में क्या है कि अगर कितना हो अच्छा घर में खाना बना के दीजिए तो वो क्या करते हैं, नहीं खाते हैं, कहना पड़ता है भैया पनीर बनाया खा लो, ये है वो है वगैरह। लेकिन वही बाहरी चीज उनको दे दीजिए, एकदम वो कौन पानी पूरी पानी आता है, एकदम से नाला का पानी भरा हुआ सरा हुआ पूरी एकदम से, और पता नहीं उसको चाट चाट के बाद में पनिया जो बच जाता है वो भी पीते हैं, देखा देखी, अब कहते हैं बढ़िया लग रहा है एकदम से, जबकि उसमें खटाई रहता है। अभी नाम सुनते हैं मुंह में मेरे भी पानी आ गया, आपको तो आ ही गया होगा। तो इस तरीके से, लेकिन वो पानी आता है खट्टापन से, न कि उसके खाने की इच्छा नहीं होती है, बाहर घर में आदमी खा सकता है। सिकंदर महान जो था आक्रमण किया, तो जब भारत में वो आया, इन क्षेत्रों में आपको बता दें तो ये जो पाकिस्तान का एरिया है, इस क्षेत्र से जब वो आया तो दो मार्ग से आया, ध्यान रखेंगे, एक सिंधु मार्ग से आया और एक स्थल खंड से आया। सिकंदर की एक जो जल सेना थी वो जल मार्ग से आई, और स्थल सेना थी वो स्थल मार्ग से आई। तो चलने के दौरान वो सड़कों में आने वाले बाधाओं को उनके सैनिक ठीक करते रहे, मिट्टी भर दिए, पेड़ काट दिए, और इस ढंग से जो है जहां पत्थर था उसको काट कर हटा दिए। तो व्यवस्थित सेना की संख्या एक दो नहीं थी कि कैसे हम चलेंगे। सिंपल बाबा धाम लोग जाता है सावन के महीने में तो देखे होंगे कि एकदम सड़कें खेता खेती जैसे भी है कितनी साफ सुथरी हो जाती है एक बार में। और यहाँ तो एक विशाल सेना लेकर आया था 326 ईस्वी पूर्व के आसपास। तो जब सिकंदर आया 326 बीसी के आसपास और आक्रमण किया तो दो मार्ग से आया, एक स्थल एक जल, और जब ये लौटा तो फिर एक नया स्थल मार्ग से लौटा, और लौटा तो नया जल मार्ग से लौटा। तो इस ढंग से कुल कितने मार्ग हो गए? 4, 2 स्थल मार्ग और 2 जल मार्ग। अब ये 4 मार्ग जब हो गए, और दूसरा की करीबन भारत से 3 लाख सांड ले गया था, यानी बैल, और बड़े बड़े टीहदार बैल, चूंकि उधर के लोग खाते थे बैल को। तो ऐसी स्थिति में वो जब मांस उन लोगों को मिला भारतीय बैलों का, और दूसरा यहाँ का गरम मसाला तो आना ही था। भारत दूसरा था कि विश्व का सबसे बड़ा समतल मैदान है, ब्रह्मपुत्र से लेकर और सिंधु के बीच में इतना बड़ा समतल मैदान पूरे पृथ्वी पर कहीं नहीं है। तो चारागाह भी था, हिमालय से निकलने वाली सारी नदियां सिंचती थी, मानसून का आगमन भी बेहतरीन यहाँ था। तो वैसी स्थिति में घास पात यहाँ अधिक जन्म लेते थे, और उस समय में प्राचीन काल में पशुधन से बढ़कर कोई धन नहीं था। आपको पता भी होगा ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे वो पशुचारी थे, और पशुचारी लोग बड़े पैमाने पर जो है यायावर की जिंदगी, घुमंतु की जिंदगी जीते थे। तो उस समय में सोना चांदी खेती बाड़ी जमीन का महत्व तो नहीं था। ऋग्वैदिक काल में पशु का महत्व सबसे ज्यादा था, और गोधन जिसके पास, गोधन माने गाय का धन, गोधन जिसके पास ज्यादा होते थे सबसे ज्यादा धनी वही होते थे। तो इस तरीके से उस गोधन को पालन पोषण के लिए क्या चाहिए था? चारागाह। और चारागाह के तलाश में ये बड़े पैमाने पर लोग विदेशों से भी इंडिया आते थे, पशुचारी लोग। अब देखिए थोड़ा सा ग्लोब पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये आपका मान लीजिए पृथ्वी है, ये आपका विषुवत रेखा है, और यहाँ पर आप एक छोटा सा इंडिया हमने बना दिया आपको, और इस ढंग से आप इस इंडिया को, ये इंडिया हो गया आपका, और यहां से आप छोटा सा देख लीजिए ये हो गया आपका पाकिस्तान। अब यहां जो है ये पूरा का पूरा ये चीन का इलाका है, पूरा का, इससे भी थोड़ा सा बड़ा ही चीन है,
क्योंकि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा है रसिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चाइना, चौथा है अमेरिका, पांचवा है ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां है इंडिया। तो तीसरा बड़ा जब देश चाइना है तो समझ सकते हैं उसका एरिया कितना बड़ा होगा। और चीन में भी ऐसे लोग जाते थे चारागाह की तलाश में। तो यहाँ क्या हुआ कि चीन ने एक महादीवार बना लिया, ठीक है। अब इस महादीवार के कारण जो यूरोपीय लोग थे उनको जाना थोड़ा सा कठिन हो गया यहाँ पर, और ये नहीं जा सकते थे यूरोप के लोग। अब चीन में महादीवार चूंकि खंड था और वही मिट्टी निकाल निकाल कर भरी गई थी, लोग तीर धनुष लेकर चीन के जो लोग थे वो खड़े रहते थे, और जैसे ही विदेशी पशुचारी आए ऊपर से मारना शुरू कर देते थे। पशु उनके खड्ड में गिर जाते थे जिनको निकालना कठिन था। तो वैसी स्थिति में वे लोग चीन में प्रवेश करना बंद कर दिया। अब भारत के पास भी रुकावट थी, ऐसा नहीं कि नहीं था। अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतमाला थी, लेकिन दिक्कत क्या था कि बाहर में ऐसा नहीं कि पूरी तरह पहाड़ एकदम बंधा हुआ है, बल्कि उनमें किसी न किसी प्रकार का दर्रा होता है, यानी रास्ता होता है। फारसी लफ्ज है आपका दर्रा, यानी पहाड़ी कंदरा, और उससे होकर लोग जो है रास्ता बनाकर लोग जाते थे और आते थे। पशु चराने का काम करते थे। तो साइड मिलेगा, पशु चराने का काम करते थे। अब इस पशु चारण के दौरान जो देखा लोगों ने कि खैबर दर्रा था, गोमल दर्रा था, अब उसको थोड़ा सा अगर मैनेज कर दिया जाए तो आसानी से भारत आया जा सकता था। दूसरा कि भारत में एक सबसे बड़ा कारण था महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध भारतीय लोगों को हिंसा से रोकने का प्रयास किए। महात्मा बुद्ध जो थे या महावीर जो थे, यहाँ के लोगों के जो बड़े पैमाने पर अश्वमेध यज्ञ के दौरान, पुरुषमेध यज्ञ के दौरान जो बलि प्रथा थी और आर्थिक रूप से बहुत बड़ा उपार्जक पशुधन जो था वह आपका घोड़ा था, उनकी हत्या की जा रही थी, उसको रोकने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था। ऐसा नहीं कि उनका कदम जो था वो भारतीय लोगों को नपुंसक बनाना था, ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर पुण्य प्राप्ति हेतु जो हिंसा किया जा रहा है वो गलत है। हिंसा से आपको ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए आप लोग हिंसा मत करो। लेकिन भारतीय ऐसे अहिंसक हो गए कि शायद वो अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ रहे। हालांकि महात्मा बुद्ध ने स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थता दिखाई थी। ऐसा नहीं कि शारीरिक शोषण उनका कमजोर था, बल्कि बहुत मजबूत थे। और कई बार तो देखे होंगे कि हाथियां ने उनको हत्या करने के लिए जब उनका साला स्वयं देवदत्त भेजा तो हाथियों को भी हिम्मत नहीं कि महात्मा बुद्ध से वो संघर्ष कर सके। हाथियां भी वापस हो गई और सिर झुका ली उनको देखकर, उनकी हिम्मत को देखकर। तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध स्वयं थे। और आज भी बौद्धिस्ट कंट्री के रूप में आपका म्यांमार है, जापान है, चाइना है। वहां देखिए कैसे लोग, कोरिया है, वहां लोग ताइक्वांडो जानता है, कुंग फू जानता है। सामने वाले को लोग बेहोश कर देता है, हत्या नहीं करेगा लेकिन उसको मार कर बेहोश कर देता है, अंग भंग कर देता है, ताकि अपनी वो सुरक्षा कर सके। लेकिन आज गोली बंदूक तीर धनुष के युग में आप पहुंचेंगे उसको मारने के लिए, तो ताइक्वांडो से दूर से तीर से क्या कर देगा, आपको मार डालेगा। तो इस तरीके से तलवार से मार डालेगा, भाला से मार डालेगा। तो ऐसी स्थिति में लोगों को रक्षा की पाठ पढ़ाना चाहिए था। एक और चीज मैं बताऊंगा कि उस समय के जो राजा थे, स्वयं महात्मा बुद्ध के समकालिक राजा थे, जो बनारस के राजा प्रसेनजीत थे, वो उनके साथ ही जन्म लिए थे लगभग, और वही श्रावस्ती और कौशल का क्षेत्र था। लेकिन आप देखे होंगे कभी भी किसी भी शर्त पर उन्होंने, यानी कि प्रसेनजीत ने बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया। यहाँ तक कि स्वयं मगध के राजा बिंबिसार थे, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे, वो तो महावीर के संबंधी भी थे और महात्मा बुद्ध भी उनके दरबार में जाया करते थे। उसने भी जो है बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया, लेकिन उसका पुत्र जो था अजातशत्रु, वह प्रथम बौद्ध संगति बुलाकर राज्य के बहुत से धन को खर्च करके सैनिक मजबूती के लिए कार्य नहीं किया, बल्कि धर्म का अनुसरण करके थोड़ा सा राजकीय कार्यों को दिशा को गलत दिशा में ले गया। और उसके बाद तो उदयन देखिए जैन हो गया, बाद में चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन हो गया। उसके बाद आप बहुत सारे देखेंगे, बिंबिसार आजीवक हो गया, अशोक बौद्ध हो गया। और एक ध्यान रखना कि धर्म का आचरण आवश्यक है, लेकिन धर्म के आचरण के अंतर्गत अपने कर्तव्यों से विमुख होना ये बहुत बड़ी बात है, हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। हम लोग भी धर्म के आचरण करते हैं,
सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, स्नान करवाते हैं, लेकिन कर्तव्य से विमुख नहीं होते हैं। एक कभी भी ध्यान रखना, धर्म नेता राजनेता बनेगा तो राज्य चलेगा, लेकिन राजनेता धर्म नेता बन गया तो राज्य समाप्त हो जाएगा। और जब जब बने हैं, हर्षवर्धन बना उसके बाद सत्ता नहीं चली किसी भी शर्त पर। इसी ढंग से धर्मपाल जब बना तो देवपाल आकर संभाला था। धर्मपाल बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त किया बौद्ध धर्म के अंतर्गत, लेकिन महान शासक के रूप में उसे नहीं जाना जाता है। ठीक इसी ढंग से आप और प्राचीनता के अंतर्गत जाएंगे तो भगवान राम भी जब अश्वमेध यज्ञ करना शुरू कर दिए तो तहस नहस हो गया और मैया सीता नहीं रही वहां पर। तो जब जब भी यज्ञ किसी ने बड़े बड़े किए हैं, राजाओं ने राजपद को उन्हें करना चाहिए, न कि राजपद छोड़कर, राजनीति छोड़कर धर्म नीति का अनुसरण करना चाहिए। धर्म जो है व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन धर्म को राज्य के अंतर्गत समावेशित नहीं करना चाहिए। इसलिए शास्त्र में भी कहा जाता है कि धर्म नेता राजनेता बन सकता है, लेकिन राजनेता धर्म नेता नहीं बनेगा। देखे होंगे योगी धर्म नेता थे और राजनेता बन के बेहतरीन चला रहे हैं। अब कहां वहां धर्म को अहमियत दे रहे हैं। तो धर्म नेता राजनेता बन जाएगा, लेकिन राजनेता धर्म नेता बनेगा तो ना धर्म सही रहेगा ना राज्य सही रहेगा, समाप्त हो जाता है। और यही गलती हुई हमारा यहाँ पर। जब हमारे बारे में पता चल गया विश्व को कि ये अहिंसक है, तो लोग हमला करने लगे और इतने ज्यादा हमला करने लगे चरागाह की तलाश में और हमारे कमजोरी के तलाश में कि फिर शक, कुषाण, पहलव, पार्थियन ये बड़े पैमाने पर भारत में आ गए। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आए थे आपके हिंद यूनानी। ठीक है, हिंद यूनानी को कई जगह आपको ग्रीक भी लिखता है। ठीक है, ग्रीक भी लिखता है, कई जगह यूनानी भी लिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब एक ही हैं। ये जब भारत में आए तो इन्होंने अपने अंतर्गत सत्ता चलाना शुरू किया। इसके बाद जो भारत में आते हैं वो कुषाण होते हैं। ठीक इसी ढंग से आपको शक होते हैं, पहल्ला होते हैं। ठीक है, वही पहल्लव या पार्थियन। ठीक है, एक पल्लव शासक दक्षिण भारत से जो लतर उसका अर्थ होता है। ठीक है, तो ये बड़े पैमाने पर बाद में आप देखे होंगे हुन होते हैं। तो विदेशी आना शुरू हो जाते हैं और हमारी कमजोरी इतनी है कि छोटे छोटे कबीले भारत में आ रहा है और भारत की कोई शक्ति उसे रोकने में असमर्थ है, क्योंकि जनता किसका अनुसरण करती है, ध्यान रखना, अपने आगे वाले। अभी आपने देखा होगा कि पहले कीर्तन होता था तो एक संत कोई आए और मंदिर पर बैठ जाते थे, स्कूल पर बैठ जाते थे, कहीं भी बैठा का जो गांव के किसी का बड़ा दरवाजा था और भगवान की कथा कहते थे, एगो दुगो उसमें मनोरंजन कभी कभी डाल देंगे। तो इस तरीके से राम कथा कहेंगे, हनुमान कथा कहेंगे और लोगों में भक्ति भावनाएं रहेगी। उसके बाद से होने लगा दोगोला। अब दोगोला में क्या हुआ कि वो राम कथा कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं, एक दूसरे से शस्त्रार्थ प्रकार का होने लगा। थोड़ा सा और बदलाव आया। अब वहां गंदगी परोसी जाने लगी। हम देखे हैं एगो दुगो दोगोला में गए उद्घाटन के लिए, लोगों ने बुलाया तो मैंने देखा गजब गंदी गंदी हरकत कर रहे हैं। दो भाई भी हैं तो एक दूसरे पर गंदी गंदी आरोप प्रत्यारोप और पब्लिक खुश हो रही है। जैसे सांडों की लड़ाई, मुर्गा की लड़ाई, कुत्ता की लड़ाई देखकर जनता मनोरंजन करती है, वैसे मनोरंजन कर रही है जनता और खूब ताली पीट रही है। ये जीत गया तो ये जीत गया तो ये जीत गया वगैरह वगैरह करके। और तो और ये इंडिया में पहले नहीं था, आपको बता रहे, शस्त्रार्थ में विकास होता था। समंदर मंथन से लक्ष्मी निकली, बीज थोड़ा सा निकला था। सब अच्छी अच्छी चीजें समंदर मंथन से निकली थी। मंथन अलग चीज है, ध्यान रखिएगा, चिंतन अलग चीज है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, उसको समझने की आवश्यकता। मुसलमान जब आए ना तो कव्वालियों के माध्यम से वो बाजी लगाना शुरू कर दिए और वही कव्वाली के बाजी लगाने से, कंपटीशन होने से हिंदुओं में भी देखा देखी दो गोला होने लगा। और ये दो गोला अब फेसबुक पर आ गया। अब खेसारी अलग कहने लगे और पवन अलग कहने लगे। और वो पवन से जब आगे जो आपका चल रहा है, जिसको आइडियल मानते हैं, अगर वो इस प्रकार का व्यवहार करे तो जनता में भी वही व्यवहार आ जाता है। तो हिरान बबुआन चमारान पता न का हो रहा है, देखिए रहे हैं आप लोग। अब ये हिरान बबुआन चमारान में घर में बैठल लोग भी यही चीज सोच रहा है, आपको बता रहे हैं। हमको लगता है कि 15,000 प्रकार की जो जातियां हैं वो सबको शुरू कर देना
चाहिए। एक बार इंडिया में फिर विदेशी आने की संभावना दिख रही है, जेंगा हो रहा है, और नेता भी इस चीज को भांप लिया, तो जातीय जनगणना भी शुरू कर दिया। आप देख ही रहे हैं, वो जान रहे हैं कि ऐसे करने से हमको फायदा होगा। यानी सुअर अगर 16 को बच्चा पैदा करता है तो उसको 16 को वोट हो गया, और अगर एक गैया एक बच्चा पैदा करती है तो 1 वोट देगी। तो हम सुअरों के दल के साथ रहेंगे, हम गैया के दल के साथ नहीं रहेंगे। इसी के लिए जातीय जनगणना होती है। अरे विकास करना है तो जितने विकलांग हैं उनको साइकिल दे दो, विकलांग की जाति होती है क्या? ठीक इसी ढंग से जितने जो है गरीब है उनका घर बनवा दो, गरीब की जाति होती है क्या? ठीक इसी ढंग से जितने लोग जो है बेरोजगार है, सरकारी नौकरी नहीं, उनको सबको लोन दे दो, सब फैक्ट्री खोल दे, सबको रोजगार कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये नहीं करेंगे। वो देखते हैं कि जिनके ज्यादा संख्या एक बार में 16 को पैदा हो रहा है, उन लोगों का अब जातीय जनगणना से धर्म संकट भी आएगा। अभी तो हिंदुओं में ही अहिरान बबुआन चमारान हो रहा है। जब मुसलमानों को पता चलेगा कि हम अभी भी जा रहे थे कि उतना नहीं बढ़े, तो और फैक्ट्री खोल देंगे। और अगर पता चलेगा उनका कि नहीं हम लोग ठीक ठाक पहुंच गए हैं और कहाँ एरिया ज्यादा है, तो और धक्के दबाएंगे। तो जबरदस्त भारत में अहितकारी कार्य होगा। और इन कुत्ते नेताओं को जब सत्ता मिलती है तो ऐसे ही करते हैं। यहाँ योग्यता राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि भारत में कम से कम संसद और विधायक ग्रेजुएट बनना चाहिए। भैया मैं गारंटी देकर कर रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और उन्होंने दबाव बनाया था कि वही आदमी नेतृत्व करेगा जो कम से कम स्नातक हो, और इसके बाद जो है उसमें और भी योग्यता की बात भविष्य में संशोधन करके रखी जाएगी। और आज के डेट में क्या हम उठाते, कोई भी बन सकता है, जिसको सचिवालय को शौचालय बोल दे रहा है, नवी फेल है वो भी राज्य चला रहा है। ठीक इसी ढंग से बोलने नहीं आता कि 10+2 के बाद जब तुम मैट्रिक में जाओगे तो तुम लोगों को पूरा छूट दे देंगे। अब 10+2 के बाद मैट्रिक में कैसे जाएगा कोई, तुमको हम एक लैपटॉप दे देंगे। ऐसे ऐसे तो भाषण आ रहे हैं हमारे देश में, तो समझा जा सकता है कि जनता पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा। और उन्हीं को अपना आइडियल मान रहे हैं हम लोग। तो यही दिक्कत हुई जाकर कि बड़े पैमाने पर विदेशी आए, और भारत में जो है जब विदेशी आएंगे तो विदेशी संस्कृति भी प्रवेश कर जाएगी। और इसे हम अब थोड़ा सा नोट करने चलेंगे ऑफलाइन के अंतर्गत कि इंडो ग्रीक किस तरीके से भारत में आए और कौन कौन शासक जो है इसके विकास में और फिर अपने संस्कृति को भारत में उन्होंने समावेशित करने का प्रयास किया था। तो आइए नोट करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।